दोस्तों, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक ने फ्राइडे को एक फ्रेश लो बना दिया है। आप देख ही सकते हो कि लिस्टिंग के बाद स्टॉक ने बहुत अच्छा किया था। जो एक्सपर्ट थे कह रहे थे कि बहुत महंगा स्टॉक है, आईपीओ लाया गया, कॉस्टली है। उसके बाद भी इसने बहुत बेहतर किया, आईपीओ प्राइस से दुगना से ज्यादा हुआ। लेकिन उसके बाद जो गिरावट का सिलसिला शुरू ऐसा हुआ कि स्टॉक आ गया काफी नीचे। कंपनी के फंडामेंटल में कोई कमी नहीं है, बिजनेस बहुत अच्छा है, उसके बावजूद भी शेयर बहुत नीचे आ गया। क्या है पीछे की वजह, उसको समझेंगे। अब रिजल्ट आने वाला है हमारे सामने, क्या उम्मीद रिजल्ट से कर सकते हैं उसको भी जानेंगे। और एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है बजट को लेकर। जैसे कि आपको पता ही होगा, बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो मुख्य बिजनेस देखे तो अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर फाइनेंस प्रोवाइड करने का करती है कंपनी। ऐसे में इस बार क्या गवर्नमेंट कुछ बड़ा बेनिफिट देगी इस सेक्टर को? ऐसे में आने वाले समय बजाज हाउसिंग फाइनेंस के लिए क्या संभावना बन रही है और बड़े फंड हाउस का रुझान स्टॉक को लेकर कैसा, वो भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 88.37 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे को। BSE पर अब देख सकते हो 2.42% की काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली। इस स्टॉक ने बहुत ज्यादा मायूस कर दिया, आपको पता ही होगा। तो शुरुआत सुबह कमजोर ही हुई थी, आप देख सकते हो गिरावट के साथ। पिछले दिन की जो क्लोजिंग 90.56 पर थी और यहाँ पे 90.57 पर आप देखें तो लगभग फ्लैट शुरुआतों की अपेक्षा थी कि बेहतर होगा, क्योंकि 90.89 का इंट्राडे का हाई बना। लेकिन आप देख सकते हो कि वो तेजी बन नहीं पाई। 88.15 का इसने एक लो बनाया, जो ये फ्रेश 52 वीक का लो आप देख सकते हो, ये लाइफ लो है। आईपीओ आने के बाद 88 का इसने नया एक लो बना दिया है। हाई इसका 137 है, जिससे काफी स्टॉक नीचे आ गया। अब आप समझ ही सकते हो इसमें काफी सारा नुकसान हुआ है। इसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें तो आप समझ सकते हो पिछले एक महीने में यहाँ पे 7.13% के आसपास की ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है। जबकि 3 मंथ का जो रिटर्न है वो 19.55% निगेटिव है। ये लगभग 20% के आसपास का इसने निगेटिव रिटर्न दिया है। 1 ईयर की बात करें यहाँ पे 16.45% के आसपास की गिरावट हो चुकी है। और 3 ईयर की बात करें आईपीओ के बाद 46.45% गिर चुका है, क्योंकि इसका जो हाई था 188 का था। अब आप देख सकते हो जो स्टॉक 188 के आसपास था वो मात्र 80 रह गया है। अब क्लियरली समझ सकते हो कि ऊपर का 100 रुपया बिल्कुल उड़ गया है। यानी कस्टमर को पर शेयर 100 रुपए का यहाँ पे लॉस हो रहा है स्टॉक के अंदर। तो ये भारी लॉस है, आप समझ सकते हो ना। जो लोग ऊपर के लेवल में फंसे उनको तो बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, इस स्टॉक ने बहुत ज्यादा उनको लॉस में डाल दिया। आप क्लियरली समझ सकते हो भारी नुकसान हुआ है। अब आप देख सकते हो कि कंपनी फिर से अपना क्वार्टर 3 का रिजल्ट लेके आ रही है। उम्मीद इसी से सब कुछ है। तो 2 फरवरी को यह रिजल्ट होगा। आप देख सकते हो कि 1 फरवरी को रिजल्ट होगा, बजट होगा, और दूसरी 2 फरवरी को रिजल्ट होगा। यानी इसको दो ट्रिगर एक साथ मिल सकते हैं। ये दो ट्रिगर इसके लिए पॉजिटिव हो सकते हैं। यानी रिजल्ट बेहतर होगा और उसके बाद में बजट में कुछ बड़ा ऐलान होगा, तो इस स्टॉक को कोई रोक नहीं पाएगा। यहाँ से एक नई शुरुआत हो सकती है। जो गिरावट हुई है उसके बाद यहाँ से एक बड़ी तेजी की इसको एक फ्यूल मिल सकती है। अब अगर हम बात करें इसके क्वार्टर 2 के रिजल्ट की, क्वार्टर 2 के रिजल्ट की क्या सवाल है, तो आपके नेट प्रॉफिट 643 करोड़ के आसपास है, जिसमें 18% की जबरदस्त जंप देखने को मिली। पिछले साल सेम क्वार्टर में 546 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। यानी क्लियरली नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ा और बहुत बेहतर तरीके से बढ़ा है। कंपनी का बिजनेस इतना अच्छा है कि देखिए दूसरी एनबीएफसी इतना खास नहीं करी जितना हाउसिंग होम लोन सेगमेंट में कंपनी कर रही है। इसका बिजनेस लगातार ग्रो कर रहा है। टोटल इनकम देखे तो ये 2755 करोड़ तक रही है क्वार्टर 2 में, जबकि पिछले एक साल पहले ये 2410 करोड़ के आसपास थी। इसका मतलब कंपनी की इनकम में भी जबरदस्त जंप देखने को मिला। अब बात करें कंपनी के एसेट अंडर मैनेजमेंट की, तो इसमें 24% की जबरदस्त जंप देखने को मिली, जो 1,26,749 करोड़ तक पहुंच गया। यानी कंपनी का एयूम जबरदस्त तरीके से बढ़ा है। अब नेट इंटरेस्ट इनकम की बात कर ले तो उसमें भी 34% का जबरदस्त जंप देखने को मिला, जो 956 करोड़ तक पहुंचा। यानी क्लियर है कि कंपनी का बिजनेस जबरदस्त ग्रो कर रहा है। इस दौरान जब शेयर की प्राइस नीचे जाती इसका रिजल्ट बेहतर हो रहा था। एसेट क्वालिटी देखे तो उसमें जबरदस्त सुधार है। जो ग्रॉस एनपीए वो 0.26% के आसपास
देखने को मिल रहा है। तो ये देख सकते हो कि पिछले 1 साल पहले यह 0.29% के आसपास था, यानी एनपीए के अंदर भी कमी आई है। तो साल भर पहले जो 0.29% था वो 0.26 पर आया। नेट एनपीए की बात हुई, ये स्टेबल रहा है 0.12% पर, लेकिन ये बहुत कम है। दूसरी जो लैंडिंग कंपनियां देखें, जो फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली कंपनियां, उनके मुकाबले इसका एसेट क्वालिटी बहुत अच्छा है। कंपनी का एनपीए बहुत कम है और इसका जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी 26.12 का है, जो बहुत अच्छा है। कुल मिला के इसकी फाइनेंशियल सेहत बहुत अच्छी है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है बजट को लेकर, जो मकान मालिक है क्या उनको बड़ी राहत मिल सकती है। डेवलपर की तरफ से रेंटल इनकम पर 50% स्टैंडर्ड डिडक्शन की डिमांड की गई है, यानी रियल एस्टेट जो सेक्टर है वो सरकार से बड़ी राहत मांग रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी जो फिलहाल जो नियम है उसके मुताबिक अफोर्डेबल जो रेंटल है हाउसिंग के लिए, जो टैक्स छूट तभी मिलती है जब प्रोजेक्ट केंद्र सरकार द्वारा नोटिफाइड किया जाता है, तभी उसको बेनिफिट मिल पाता है। यहाँ पे NAREDCO के मुताबिक इस शर्त की वजह से डेवलपर के लिए एक बाधा बनी हुई है ये जो नियम है। तो यहाँ पे नारेडेको के मुताबिक केंद्र सरकार यदि इस शर्त को हटा दे तो डेवलपर्स को रेंटल हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू करने में मदद मिलेगी, यानी जो डेवलपर है फिर रेंटल हाउसिंग भी प्रोजेक्ट शुरू कर पाएंगे। डेवलपर्स ने प्रॉफिट पर टैक्स हॉलिडे पाने के लिए प्रोजेक्ट की अप्रूवल की डेडलाइन को 31 मार्च 2027 तक बढ़ाने की मांग भी कर दी है। और यहाँ पे देख लो कि नारेडेको ने मुताबिक यदि मांग मान ली गई तो जो रुके हुए प्रोजेक्ट है फिर से तेजी से आगे बढ़ पाएंगे, उसको गति मिलेगी। तो यहाँ पे डिमांड इस सेक्टर की देखें तो रेंटल हाउसिंग प्रोजेक्ट के अप्रूवल की तारीख 31 मार्च 2027 तक बढ़ाने की डिमांड है। इसके अलावा रेंटल प्रोजेक्ट के लिए सरकारी नोटिफिकेशन की जो अनिवार्य शर्त है उसको खत्म करने का सुझाव दिया गया है। किराए की कमाई पर स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% से बढ़ाकर 50% करने की अपील की गई है। होम लोन के ब्याज पर टैक्स की छूट की सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने की सिफारिश की गई है। बिना बीके फ्लैट्स पर जो नोशनल रेंट टैक्स है उसमें 2 साल की छूट है उसको बढ़ाकर 5 साल करने की डिमांड की गई है। और सेक्शन 54 इसी के तहत जो निवेश की 50 लाख रुपए की सीमा उसको हटाने का प्रस्ताव रखा है। ये मान लिया जाता है तो इस सेक्टर में एक बड़ी तेजी आ सकती है और इससे बहुत सारे जो बिल्डर है वो रेंटल प्रोजेक्ट भी शुरू करेंगे, यानी इस सेक्टर से एक पॉजिटिव संभावना बनेगी और बजाज हाउसिंग फाइनेंस जैसी कंपनियों को फायदा होगा जो अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर काम करती है। अब यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को ट्रिम कर दिया। देखिए 88.70% होल्डिंग थी जिसको घटा के 86.70% की है। अभी इसको और कम करना होगा, 75% पे लाना होगा। पब्लिक लिस्टेड कंपनी के लिए ये नियम है। तो आने वाले समय और भी यहाँ पे प्रमोटर अपनी होल्डिंग बाजार में ला सकते हैं। कोई भी गिरवी शेयर नहीं है। एफआई की बात करूं, उनकी 0.94% की होल्डिंग थी, देख सकते हो जून में। सितंबर में घट के 0.86% हुई थी। फिलहाल दिसंबर में फिर से उन्होंने 0.94% की होल्डिंग कर ली, अच्छी बात है। एफआई ने फिर से अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया। डीआई की बात करूं, उनकी 0.59% की होल्डिंग थी जो सितंबर में घट के 0.54% पर आ गई थी, लेकिन दिसंबर में उनकी होल्डिंग बढ़ के 1.36% तक पहुंच गई। जबरदस्त निवेश बढ़ा दिया है डीआई ने भी दिसंबर में। जून में देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 0.32% थी जो सितंबर में बढ़ के 0.33% होगी। फिलहाल दिसंबर में सीधा 0.63% हो चुकी है। यानी एक तरह से देखें तो जून के मुकाबले म्यूचुअल फंड का निवेश दुगना हो चुका है, डीआई का निवेश भी दुगना हो चुका है और एफआई ने जितना निवेश किया उतना फिर से कर लिया। यानी बहुत अच्छी गुड न्यूज है। एफआई, डीआई और म्यूचुअल फंड सब ने मिलकर खरीदारी की है। यहाँ पे जनरल पब्लिक की होल्डिंग भी बढ़ गई है, 2 डिजिट में आ चुकी है। देखो कि 9.76% की होल्डिंग थी जून में, सितंबर में ये देख सकते हो 9.89% के आसपास ही और फिलहाल 11% हो चुकी है। तो जो प्रमोटर ने शेयर बेचे थे वो फिलहाल सब ने दे लिए है, चाहे वो जनरल पब्लिक हो, एफआईडीआई, म्यूचुअल फंड। ये एक इशारा है कि आने वाले समय बजाज हाउसिंग फाइनेंस बेहतर करेगा और काफी ज्यादा गिरावट है उसका फायदा उठाया जा रहा है। जम के म्यूचुअल फंड की खरीदारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि 64 म्यूचुअल फंड ने फ्रेश एंट्री कर ली है बजाज हाउसिंग फाइनेंस में दिसंबर में। 11 म्यूचुअल फंड ने एग्जिट किया है। ये आंकड़ा बहुत कम है खरीदारों के सामने। क्लियर है कि खरीदारी शुरू हो चुकी। अब एक बार वो म्यूचुअल फंड कौन से जिनका निवेश देखा है तो देख सकते हो कि आदित्य बिरला एसएल लार्ज कैप ने यहाँ पे 119 करोड़ का निवेश किया। उनकी होल्डिंग 100% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ चुकी है। आईसीआईसी प्रू बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस ने 118 करोड़ का निवेश किया। उनकी होल्डिंग भी 100% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ चुकी है, यानी फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप ने 34.75 करोड़ का निवेश किया। उनकी होल्डिंग भी 100% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ चुकी है। उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे आईसीआईसी प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स ने 13.22 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग भी 0.08% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ चुकी है। फिर यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स डायरेक्ट ने 23.16 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग भी 2.31% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ चुकी है। एचडीएफसी बैलेंस एडवर्टाइज डायरेक्ट ने 18.40 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
अब यहाँ पे देख सकते हो कि एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप डायरेक्ट ने 18.33 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग में बदलाव नहीं हुआ है। बंधन फाइनेंशियल सर्विस ने 8.99 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग 100% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 एक्सचेंज ट्रेड ने 8.38 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग भी 3.23% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। और एचएसबीसी फाइनेंशियल सर्विस ने 8.28 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग में बदलाव नहीं हुआ है। यानी एक भी ऐसा म्यूचुअल फंड नहीं है जिसने यहाँ पे अपनी होल्डिंग ट्रिम की हो। ये एक शुभ संकेत है जो इशारा करे कि आने वाले समय में बजाज हाउसिंग फाइनेंस कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।